हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल स्टेटो स्टडी पॉइंट में, जिसमें हमने जो इससे पहले वो जो क्लासें हुई थी उस क्लास में हमने निमोनिया के बारे में डिस्कस किया था। निमोनिया के अंदर हमने आपको बताया था कि निमोनिया क्या है, एक रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस प्रॉब्लम होती है, जिसके अंदर क्या होता है कि जो निमोनिया के अंदर जो लंग्स हैं वो लंग्स क्या हो जाते हैं, इफेक्ट हो जाते हैं। लंग्स इफेक्ट होने का मतलब क्या हुआ कि जो लंग्स पेरेन्काइमा जो सेल्स होती है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है। हमने ये बातें आपको जो हमारी इससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें मैंने क्या की थी, आपसे डिस्कस किया था। हमने उसके अंदर कोज पढ़े थे, सिम्टम पढ़े थे, और आज हम पढ़ेंगे इसके अंदर कि निमोनिया का क्या ट्रीटमेंट होता है, क्या डायग्नोसिस होता है और क्या नर्सिंग मैनेजमेंट या फिर नर्सिंग केयर होती है। ठीक है, निमोनिया क्या है? निमोनिया एक पेरेन्काइमा सेल्स होती है लंग्स के अंदर, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है और वही क्या कहलाता है, निमोनिया कहलाता है। और ये एक क्या होती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है। तो हम बात करेंगे आज ट्रीटमेंट ऑफ निमोनिया की। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि हम जब निमोनिया का ट्रीटमेंट करते हैं तो हमको सबसे पहले उसका मेडिकल मैनेजमेंट करना होता है ना। क्या करना होता है? मेडिकल मैनेजमेंट करना होता है। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि एंटीबायोटिक थेरेपी, एंटीबायोटिक थेरेपी में कि हम कौन कौन सी एंटीबायोटिक देंगे जिससे क्या होगा कि निमोनिया अपना रिकवर फेज में आए। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, पेनिसिलिन है ना। क्या लिखा हमने? पेनिसिलिन लिखा हो। पेनिसिलिन क्या है? निमोनिया की डीओसी होती है। डीओसी मतलब ड्रग ऑफ चॉइस। ठीक है, हमने साफ यहाँ पे साफ मेंशन किया है कि पेनिसिलिन यह ड्रग ऑफ चॉइस है किसकी? निमोनिया की। उसके बाद सेकेंड ऑल ड्रग क्या है एंटीबायोटिक थेरेपी के अंदर ही? इरिथ्रोमाइसिन है। हम क्या कर सकते हैं, इरिथ्रोमाइसिन भी पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, और अमोक्सिसिलिन भी हम क्या कर सकते हैं, प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, और जेंटामाइसिन भी हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो देखो, एंटीबायोटिक थेरेपी के अंदर पेनिसिलिन क्या है, हम आपको बार बार बता रहे हैं, पेनिसिलिन क्या है, निमोनिया की ड्रग ऑफ चॉइस होती है। तो हमको जब तक हम पेनिसिलिन नहीं देंगे पेशेंट का निमोनिया ठीक नहीं होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही है? अच्छा, वेरी गुड। उसके बाद है इरिथ्रोमाइसिन भी हम उसको दे सकते हैं, अमोक्सिसिलिन भी हम उसको दे सकते हैं, और जेंटामाइसिन भी हम उसको दे सकते हैं। जैसे मानो कि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको इरिथ्रोमाइसिन का रिएक्शन हो तो हम वो नहीं देंगे, तो उसके सब्स्टिट्यूट में हम उसको क्या देंगे, हम उसको अमोक्सिसिलिन देंगे। अगर मानो अमोक्सिसिलिन से मानो रिएक्शन होता है तो हम उसको क्या करेंगे, जेंटामाइसिन देंगे। ओके। उसके बाद है एंटीवायरल ड्रग, कि जैसे मानो किसी वायरस के कारण निमोनिया हुआ पेशेंट को, है ना, कि वायरस के कारण जो लंग्स की जो पेरेन्काइमा सेल्स है वो क्या हो गई, इफेक्ट हो जाए या फिर इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो हम उस वायरस को किल करने के लिए हम एंटीवायरल ड्रग्स के अंदर क्या देंगे, हम उसको एसाइक्लोविर ड्रग देंगे। कौन सी ड्रग देंगे? एसाइक्लोविर ड्रग देंगे। और नेक्स्ट ऑफ क्या देंगे, उसको हम एमेटाडीन ड्रग देंगे। जरूर कैसे देंगे? एमेटाडीन ड्रग हम उसको देते हैं किसके अंदर, एंटीवायरल ड्रग के अंदर। दूसरा हम क्या करेंगे, उसको फिजियोथेरेपी देंगे। पेशेंट को हम क्या कर सकते हैं, फिजियोथेरेपी भी दे सकते हैं। फिजियोथेरेपी क्यों देते हैं कि जैसे मानो पेशेंट के लंग्स के अंदर किसी भी फ्लूइड का, है ना, एक्युमुलेशन हो जाए और जो पेशेंट वो अच्छे से क्या नहीं कर पाए, रेस्पिरेशन के अंदर इफेक्ट नहीं लगा पाए, तो हम क्या करेंगे कि पेशेंट की पीठ के ऊपर, जैसे पेशेंट की पीठ है, हम पेशेंट की पीठ के ऊपर एक सी शेप की पोजीशन बनाते हैं। हमेशा याद रखना, जब भी फिजियोथेरेपी पेशेंट को दी जाती है तो तब क्या होता है कि पेशेंट का जो पीठ होती है, जैसे मानो मैं बात करूं कि जैसे ये क्या है, पीठ है ना, पेशेंट पीठ है, तो अपन अपने हैंड की सी शेप पोजीशन बनाते हैं और सी शेप से क्या करते हैं, उसको थपथपाते हैं ना। और ये क्या है, दिन में 2-3 बार जब हम करते हैं तो पेशेंट के अंदर जो सक्शन होता है ना, जो कोई भी फ्लूइड का एक्युमुलेशन होता है वो कफ के द्वारा, खांसी के द्वारा बाहर आ जाता है। तो फिजियोथेरेपी माध्यम से भी क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट दे सकते हैं। उसके बाद है ब्रोंकोडायलेटर। हमने साफ साफ बोला था कि जो निमोनिया है वो एक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है। पेशेंट को क्या हो रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो हम क्या करेंगे, अब उसमें हो क्या रहा है कि ब्रोंकस का क्या पता स्पाज्म हो चुका हो, है ना, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही, ब्रोंकस का स्पाज्म हो चुका हो, तो हम यहाँ पे क्या देखो साफ मेंशन किया है, ब्रोंकोडायलेटर। ब्रोंकोडायलेटर का मतलब ब्रोंकस क्या हो, स्पाज्म हो गए, हम उसको वापस डायलेट करने के लिए, खोलने के लिए हमको ब्रोंकोडायलेटर देनी होती है, जिसके अंदर एक ड्रग हम मोस्ट कॉमन काम में लेते हैं जिसका नाम है थियोफाइलिन। थियोफाइलिन क्या करती है, ब्रोंकोडायलेटर का काम करती है। ओके, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्रोनिक कंडीशन में मरीज को एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन भी किया जा सकता है। ठीक है, कि पेशेंट को मानो निमोनिया कंडीशन है वो ज्यादा बढ़ गई हो, पेशेंट का इलाज नहीं हो रहा, वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम पेशेंट को क्या है, कंटिन्यू रह रही हो, है ना, कि उसकी सैचुरेशन है वो क्या नहीं हो रही हो,
90 से अबाउ नहीं जा रही हो और क्या 90 के अंडर रह रही हो, तो हम क्या करेंगे, उसको अच्छे से ट्रीट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करना पड़ेगा। एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन का मतलब क्या हुआ कि हम ट्रेकिया को पेशेंट के ट्रेकिया के अंदर पहुंचाते हैं ना, एंडोट्रेकियल ट्यूब को पेशेंट के ट्रेकिया के अंदर पहुंचाते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, वेंटिलेटर को उस ट्रेकिया के साथ, मतलब जो एंडोट्रेकियल ट्यूब है उसके साथ अटैच करके और बाहर से उसको ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। ये क्या कहलाता है, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन कहलाता है। उसके बाद पेशेंट को, रोगी को O2 थेरेपी भी दी जा सकती है ना, कि अगर मानो कि हमने एंडोट्रेकियल की आवश्यकता नहीं पड़ी पेशेंट को, लेकिन फिर भी क्या पेशेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में जा रहा है, तो हम पेशेंट को क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू, जब क्या करें कि उसको ऑक्सीजन की डिमांड कंटिन्यू रहे, तो हम पेशेंट को O2 थेरेपी भी कंटिन्यू दे सकते हैं ना। तो हमने यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया है कि रोगी को O2 थेरेपी भी दी जा सकती है। आपको यहां तक समझ में आया होगा कि हम क्या करेंगे, पेनिसिलिन देंगे जो क्या ड्रग ऑफ चॉइस है, उसके बाद क्या देंगे, इरिथ्रोमाइसिन देंगे, अमोक्सिसिलिन देंगे, जेंटामाइसिन देंगे। एंटीवायरल ड्रग के अंदर जैसे मान किसी वायरस के कारण निमोनिया हुआ पेशेंट को, एसाइक्लोविर देंगे, चेस्ट फिजियोथेरेपी देंगे। उसके जो पीछे वाला जो लंग्स है वहां पे हम क्या करेंगे, सी शेप में क्या करेंगे, अपने हैंड की पोजीशन बनाएंगे और उसको थपथपाएंगे, जिससे क्या होगा, कोई भी फ्लूइड का एक्युमुलेशन होगा तो वो क्या हो जाएगा, वहां से हिलेगा और वहां से खांसी के द्वारा या फिर कफिंग के द्वारा रिलीज हो जाएगा। उसके बाद हम ब्रोंकोडायलेटर देंगे, ब्रोंकस का स्पाज्म हो चुका है उसको वापस खोलने के लिए ब्रोंकोडायलेटर देंगे, जिसके अंदर क्या आती है, थियोफाइलिन आती है। हम पेशेंट को क्रोनिक कंडीशन के अंदर एंडोट्रेकियल ट्यूब का इंट्यूबेशन भी कर सकते हैं, है ना, कि पेशेंट को लंबे समय तक क्या हो कि पेशेंट को श्वास नहीं आ रहा हो, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम रह रही हो, तो हम क्या करेंगे, पेशेंट को फिर वेंटिलेटर लगाना पड़ता है। और वेंटिलेटर हम लगाते हैं उससे पहले हमको एक एंडोट्रेकियल ट्यूब आती है, वो हम क्या करते हैं, ट्रेकिया तक पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पेशेंट को, रोगी को O2 थेरेपी भी दी जाती है। ठीक है, कि पेशेंट कंटिन्यू रेस्पिरेटरी स्टेज में जा रहा है तो हम उसको क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर पेशेंट को रख सकते हैं। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया कि ट्रीटमेंट देते हैं तो हम ये सारी मेडिसिन यूज में लेते हैं। उसके बाद हमको पता कैसे चलेगा पेशेंट को निमोनिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, पेशेंट का डायग्नोसिस करते हैं। देखो मैंने यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया है डायग्नोसिस, तो डायग्नोसिस में पेशेंट को क्या करेंगे, सीबीसी करेंगे। और सीबीसी में सबसे ज्यादा हम क्या चेक करते हैं, WBC चेक करते हैं। WBC क्या बताती है, पेशेंट के इन्फेक्शन को इंडिकेट करती है। तो हम क्या करेंगे कि सीबीसी करेंगे और सीबीसी में सबसे ज्यादा अपना फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा, WBC पे रहता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्पुटम टेस्ट करेंगे, मतलब स्पुटम कल्चर करेंगे कि कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा वायरस उस स्पुटम के अंदर बैठा हुआ है। उसके बाद हम चेस्ट एक्सरे करेंगे, चेस्ट एक्सरे में क्या पता लगाएंगे कि कौन से लंग्स के अंदर क्या हुआ है, निमोनिया हुआ है, मतलब कौन से लंग्स की पेरेन्काइमा सेल्स क्या हुई है, डैमेज हुई है, इन्फ्लाम्ड हुई है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, स्पायरोमीटर से चेक करेंगे। स्पायरोमीटर क्या आता है कि एक डोर लगी होती है ना, एक स्पायरोमीटर। इस तरीके का छोटा सा डायग्राम बनाने की आपके पास कोशिश करूं, ये इस तरीके से क्या है, यहाँ पे 2-3 क्या है, कॉलम बने होते हैं, यहाँ पे 2-3 कॉलम बने होते हैं और यहाँ पे क्या है, बॉल इसके अंदर फिक्स होती है। यहाँ पे क्या होती है, बॉल फिक्स होती है और उसके बाद एक यहाँ पे एक पाइप होती है और फिर इस तरीके से ये पेशेंट के माउथ के अंदर क्या है, अटैच किया जाता है। ठीक है, और फिर पेशेंट को क्या है, सांस लेने और छोड़ने की बोला जाता है कि पेशेंट के जो टाइडल वॉल्यूम है वो कितना है। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, स्पायरोमीटर का यूज करते हैं। अब हम बात करेंगे नर्सिंग केयर या फिर नर्सिंग मैनेजमेंट की, कि नर्सिंग का रोल क्या है किसके अंदर, निमोनिया के अंदर। की नर्सिंग का रोल तो होता है, तो क्या रोल होगा एक्चुअल में कि निमोनिया के अंदर अपन नर्स जो स्टाफ है हम क्या काम करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि रोगी को सेमी फाउलर पोजीशन प्रदान करते हैं। रोगी को हम क्या करते हैं, सेमी फाउलर पोजीशन प्रदान करते हैं। और सेमी फाउलर पोजीशन कौन सी होती है, 45 डिग्री एंगल पे जो दी जाती है वो सेमी फाउलर पोजीशन होती है। ठीक है, एक होती है फाउलर पोजीशन, एक होती है सेमी फाउलर पोजीशन। तो क्या करेंगे, रोगी को सेमी फाउलर पोजीशन प्रदान की जाती है। अभी सेमी फाउलर पोजीशन क्यों देते हैं कि पेशेंट क्या होगा कि ना तो पूरी देखो इस तरीके से कि ये क्या है, पूरा फ्लैट बेड है। अब क्या करते हैं कि आप देखना कार्डियक बेड होता है, कार्डियक बेड में क्या होता है कि जो सिराने की तरफ जिस तरह पेशेंट सिर करता है वो क्या होता है, थोड़ा एलिवेटेड होता है। तो हम क्या कर देंगे, उसको सेमी फाउलर पोजीशन में एलिवेटेड कर देंगे, जिससे पेशेंट ना तो पूरी लेटी हुई अवस्था में रहता है और ना पूरी बैठी हुई अवस्था में रहता है। मीन्स क्या रहता है, पेशेंट इस तरीके से रहता है, वो क्या कहलाती है, सेमी फाउलर पोजीशन कहलाती है। ठीक है, उसके जिससे क्या होगा, जो उसकी ट्रेकिया है वो क्या होगी, कंप्लीट क्या रहती है, ओपन रहती है, उसमें किसी तरह का घुमाव नहीं होता, जिससे क्या है, एयरवे क्या होता है, क्लियरेंस रहता है, साफ रहता है। उसके बाद रोगी को स्टीम इनहेलेशन देना
चाहिए। स्टेम इनहेलेशन क्या मतलब होगा कि आपने कोरोना काल में देखा होगा कि बहुत सारे स्टेम चल रहे थे जिसमें क्या डालते विक्स डालते थे और अपने सांस से है ना उसको माउथ के उसको अंदर लेते थे। वो करता क्या था, वो सिर्फ ब्रोंकस को डायलेट करने का काम करता था, है ना, कि गर्म पानी लेते हैं, गर्म पानी में विक्स डाल देते थे और विक्स डाल के उसको क्या करते हैं अपने माउथ के द्वारा और नोज के द्वारा उसको अंदर लेने का काम करते थे। जिससे क्या होती जो अपनी जो ब्रोंकस है वो क्या हो जाती थी, खुल जाती थी। तो रोगी को स्टेम इनहेलेशन भी दे सकते हैं। उसके बाद रोगी को नेबुलाइजर भी दिया जाना चाहिए, है ना। नेबुलाइजिंग मशीन आपने देखी होगी हॉस्पिटल के अंदर कि भाप लगाते हैं, मास्क होता है ना, उसे लगा के पेशेंट को क्या है अंदर पहुंचाया जाता है, वो भी क्या है ब्रोंकोडायलेटर का काम करता है। तो रोगी को नेबुलाइजर भी दिया जाता है जिसमें एस्थालिन और बुडेकोड मोस्ट कॉमन यूज में दी जाती है, किसमें, निमोनिया के अंदर। आपने नेबुलाइजर मशीन देखी होगी एक इस तरीके से क्या होती है, मैं आपको छोटा सा डायग्राम बना के बताता हूँ। इस तरीके से एक मशीन होती है, यहाँ पे क्या होता है एक बटन होता है और एक यहाँ पे क्या होता है एक पाइप होता है, वो उसके अटैच हो जाता है और ये पेशेंट के क्या है लग जाता है ना। यहाँ पे जैसे मास्क लगा दिया इस तरीके से, ये क्या हो गया मास्क हो गया, ठीक है। तो ये क्या होती है नेबुलाइजर मशीन होती है। हॉस्पिटलों में आपने ड्यूटी रूम में नर्सिंग स्टाफ रूम में पड़ी देखी होगी, जिसके क्या मास्क क्या होता है अटैच होता है। उस मास्क के अंदर क्या करते हैं एस्थालिन या फिर बुडेकोड आती है, एक मेडिसिन है ब्रोंकोडायलेटर का काम करती है ये भी। तो ये भी हम क्या कर सकते हैं निमोनिया को ट्रीट करने के लिए, फिर निमोनिया सिम्टम को कम करने के लिए हम नेबुलाइजर का यूज ले सकते हैं। ओके, उसके बाद मरीज के वाइटल साइन भी चेक करना और नोट किया जाना चाहिए। वाइटल साइन का मतलब कि उसकी पल्स है, उसकी बीपी है, उसका टेम्परेचर है, उसका रेस्पिरेशन, ये सारे क्या वाइटल साइंस होते हैं ना। ब्लड प्रेशर हो गई, टेम्परेचर हो गया, रेस्पिरेशन हो गया और उसकी पल्स रेट हो गई, ये सारे क्या होते हैं वाइटल साइन होते हैं। क्योंकि ये जब तक जैसे मानो किसी पेशेंट की क्या है आपने टेम्परेचर चेक कर लिया, टेम्परेचर नॉर्मल है लेकिन उसकी पल्स रेट नॉर्मल नहीं है, पल्स रेट नॉर्मल है तो उसकी रेस्पिरेशन नॉर्मल नहीं है और उसकी रेस्पिरेशन नॉर्मल है, उसकी ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं है। एक्चुअल में होगा क्या कि निमोनिया कंडीशन हमको जितने भी वाइटल साइंस है वो सारे क्या चाहिए नॉर्मल होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि उसको टाइम से है ना हर 15 मिनट में 20 मिनट में अकॉर्डिंग टू डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन स्लिप है ना, वो स्लिप में जो लिखा होगा डॉक्टर जो अपनों क्या सजेस्ट करेगा कि हर 15 मिनट से हर 1 घंटे से उसको क्या करना है चेक करना है। तो हम क्या करेंगे उसको चेक करेंगे और जो पेशेंट की फाइल है उसमें उनको क्या करना है नोट डाउन करना है। क्योंकि हम अपने पास होना चाहिए कि रिकॉर्ड होना चाहिए कि हाँ आपने ये चीजें चेक की थी, जिससे नेग्लिजेंसी और माल प्रैक्टिस की जो संभावना है कम हो जाती है, ठीक है। उसके बाद एंडोट्रेकियल ट्यूब लगे रहने पर उसका नियमित सक्शन करना चाहिए। देखो हमने क्या किया आपको लिखवाया था एक चीज कि क्रोनिक कंडीशन में मरीज को एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन किया जा सकता है ना, ये बात लिखवाई थी। अब एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन किया हमने। अब एंडोट्रेकियल जब इंट्यूबेशन करते हैं तो होता क्या है कि पेशेंट के माउथ के अंदर एक एयरवे लगता है, पेशेंट के माउथ के अंदर इस तरीके से क्या लगता है एक एयरवे लगता है ना, जिसको अपन क्या बोलते हैं गुड्डल एयरवे। क्या बोलते हो उसको गुड्डल, आप उसको क्या बोलते हो गुड्डल एयरवे बोलते हो, है ना, गुड्डल एयरवे। ये क्या करते हैं ये पेशेंट को जब एंडोट्रेकियल ट्यूब लगाते हैं उसके साथ अटैच किया जाता है ना। तो इसके पास क्या एंडोट्रेकियल ट्यूब जाती है, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको भी सक्शन कर सकते हैं और जो एंडोट्रेकियल ट्यूब है उसको भी बार बार सक्शन करना है। अगर हम बार बार सक्शन नहीं करेंगे तो पेशेंट क्या करेगा उसको उस फ्लूइड को एस्पायरेट कर जाएगा, मतलब अपने अंदर माउथ के अंदर से कहां पे ले लेगा नोज के अंदर ले लेगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है नियमित रूप से, देखो यहाँ पे लिखा है कि एंडोट्रेकियल ट्यूब लगे रहने पर उसका नियमित रूप से सक्शन होना, जो फ्लूइड एक्स्ट्रा बनेगा उस फ्लूइड को सक्शन मशीन की सहायता से हॉस्पिटल के सारे इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर सक्शन मशीन रहती है। और निमोनिया भी क्या है एक इमरजेंसी कंडीशन होती है, क्योंकि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो जाहिर सी बात है वो क्या है एक इमरजेंसी प्रॉब्लम है और वहां पे क्या प्रेजेंट होगी सक्शन मशीन प्रेजेंट होगी। तो हम क्या करेंगे इस एंडोट्रेकियल ट्यूब लगे रहने पर उसका हम कंटिन्यू एक नियमित समय उसका समय निर्धारित करेंगे, है ना। समय निर्धारित मतलब क्या होगी हर 1 घंटे से 2 घंटे से, फिर डॉक्टर बताएगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं उसके माउथ को सक्शन से साफ करते हैं, मतलब उसके एंडोट्रेकियल को सक्शन से साफ करते हैं। उसके बाद क्या है मरीज को मनोवैज्ञानिक सहारा प्रदान करना। पेशेंट क्या है फिजिकली तो फिट है नहीं क्योंकि निमोनिया प्रॉब्लम है, तो कम से कम उसको क्या करें उसको मेंटली तो क्या करना है अपन को प्रिपेयर करना है। जैसे मानो कोई भी हो सकता है ताऊ दादा दादी मामा मामी कोई भी है ना, कोई भी हो सकता है पेशेंट कोई भी हो सकता है। हम उसको क्या करेंगे उसको सहारा प्रदान करेंगे कि देखो अब ये प्रॉब्लम है, ये तो क्या होगी मेडिकल से धीरे धीरे सही होगी, लेकिन आप अपने माइंड को क्या रखो अपने दिमाग है उसको क्या रखो शांत रखो। ऐसी कोई बड़ी बीमारी नहीं है, ट्रीटमेंट चल रहा है, आपका इलाज आसानी से हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे उसको मनोवैज्ञानिक सहारा प्रदान करते हैं, मतलब उसके माइंड को क्या करते अपन स्थिर रखते हैं, उसको सेट रखते हैं। उसके बाद है रोगी की पर्सनल हाइजीन को भी नियंत्रित करना। अभी पर्सनल हाइजीन क्यों मेंटेन करते हैं
क्यों? क्योंकि पेशेंट को इन्फेक्शन ना फैले, है ना। पेशेंट को इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हमको पर्सनल हाइजीन मेंटेन करनी, जिसके अंदर पेशेंट की बाथिंग है, उसकी क्या कहते हैं आंख की सफाई करते हैं, माउथ की सफाई करते हैं, नोज की सफाई करते हैं, उसको नहलाते धुलाते हैं, वो सारी क्या पर्सनल हाइजीन में आती है। उसके बाद मरीज के इनटेक और आउटपुट को भी क्या करना है, तैयार करना है कि कितना फ्लूइड हमने दिया है पेशेंट को और कितना फ्लूइड पेशेंट ने यूरिन के द्वारा बाहर निकाला है ना। कि ऐसा ना हो कि आप क्या हो उसको फ्लूइड देते जा रहे हो पेशेंट को एडिमा कंडीशन क्या हो जाए, अराइज हो जाए। तो हम क्या करेंगे कि आपने कितना फ्लूइड पेशेंट को आईवी और ओरल उसको दिया है और कितना आउटपुट पेशेंट ने यूरिन के द्वारा क्या किया है, बाहर निकाला। ये भी क्या करना है, अपन को नोट डाउन करना है पेशेंट के फाइल के अंदर, क्योंकि देखो हर डाटा क्या करना है, अपन को रिटर्न में मेंशन करना है। उसके बाद कॉम्प्लिकेशन होने पर तुरंत डॉक्टर को सूचना दें। आप मेडिसिन दे रहे हो पेशेंट को, है ना, फिजियोथेरेपी दे रहे हो पेशेंट को, आप पेशेंट को मनोविज्ञान सहारा दे रहे हो, सक्शन कर रहे हो, मतलब कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है ना, कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। जैसे आपको एक डिजीज को ठीक करते वक्त दूसरी डिजीज आपको दिखना शुरू हो जाए, जैसे मानो फॉर एग्जांपल पेशेंट को एंडोट्रेकियल ट्यूब लग रही है और आप क्या कर रहे हो, सक्शन कर रहे हो, उस सक्शन से क्या हो रहा है, ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो गई, तो इट मींस वहां पे क्या है कि उस ट्रेकिया से क्या हो रही है, ब्लीडिंग आना शुरू हो गई है। और वो ट्रेकिया ब्लीडिंग किसके कारण आएगी, हमने जो एंडोट्रेकियल ट्यूब लगाई थी उसने क्या किया, धीरे धीरे उस ट्रेकिया को रप्चर करना शुरू कर दिया। तो वहां से अगर ब्लीडिंग आना शुरू हो जाए इट मींस वहां पे क्या हो रहा है, कॉम्प्लिकेशन होना शुरू हो गया। तो हम क्या करेंगे, तुरंत डॉक्टर को वहां पे सलाह देंगे। तो जाहिर सी बात है कि निमोनिया को आपने इसका ट्रीटमेंट आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे डायग्नोसिस मेंशन किया मैंने, डायग्नोसिस आपको समझ में आ गया होगा और नर्सिंग केयर या फिर नर्सिंग मैनेजमेंट आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ आज हमारा निमोनिया का टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इस क्लास को सबसे ज्यादा आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे क्या होगा कि हम थोड़ा मोटिवेटेड हो और आपको नए नए जो टॉपिक्स हैं, जो चैप्टर हैं आपके एएनएम से रिलेटेड हम लेकर आए। उसके साथ एक बेल आइकन का बटन है, उसको आप प्रेस करना है, जो भी नोटिफिकेशन हो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। धन्यवाद, थैंक यू।